चलिए, तो यहाँ तक, यहाँ इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यहाँ से देखो, ये जो सवाल दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर रेडियस आर विद एंगुलर, कट कर दो, विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, फाइंड द फाइंड द फाइंड करंट एंड इट्स डायरेक्शन। एग्जैक्टली तुमसे क्या पूछा है कि आपको करंट बताना है और इसका डायरेक्शन बताना है। क्या क्या दिया है ना, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सपोज करिए इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, सर्कुलर रेडियस पे घूम रहा है। मान लो ये सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, आर है, इस रेडियस पर घूम रहा है, किस स्पीड से, ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर रेडियस पे ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। तुमको बताना है करंट। क्या बताना है, करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू बाई टी। आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी, है ना। चार्ज कितना है बेटा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएगा टी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ई बाई टी। अब ये पूरे सर्कुलर रेडियस पे एक बार घूमेगा, यानी कि 1 रिवोल्यूशन पूरा किया है, तो उसे बोलेंगे टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे, तो यहाँ जो टी है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइम पीरियड में। तो अगर पूरा एक बार रिवॉल्व हो गया तो ये क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। तो आई बराबर ई बाई कैपिटल टी। आई बराबर क्या हो जाएगा, ई बाई कैपिटल टी। अच्छा देखो, यहां से ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड, और ये होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, 2 पाई बाई टाइम पीरियड। और यहां से टाइम पीरियड का इक्वेशन निकालोगे तो टाइम पीरियड बराबर क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड बराबर क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां से आई बराबर ई बाई 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। अच्छा, ओमेगा को ऊपर ले जाएं तो यहां से आई बराबर क्या होगा, ई ओमेगा बाय ई ओमेगा बाई 2 पाई। ये हो गया आपका करंट का ये क्या कहते हैं, करंट की वैल्यू। ये हो गया करंट की वैल्यू, ठीक है। तो यहां से करंट क्या हो गया, ई ओमेगा बाई 2 पाई, ई ओमेगा बाई 2 पाई। ये हो गया करंट की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ अगर किसी और टर्म में अगर करंट को निकालना, ये तो एंगुलर स्पीड के टर्म में निकाला गया है ना। किसी और टर्म में अगर स्पीड को निकालना है, ठीक है, तो किसी और टर्म में अगर करंट को निकालना है, जैसे एंगुलर स्पीड के टर्म में निकाले, किसी और टर्म में निकालना होता है करंट को, तो हम अलग अलग तरीके से और भी कर सकते थे। कैसे, देखो यहां 1 बाई टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी डिफाइन करना है तो 1 बाई टाइम पीरियड से डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर रेडियस पे घूम रहा है, ठीक है, और मान लो कि इसकी लीनियर वेलोसिटी भी है, लीनियर वेलोसिटी क्या है, वी है। तो ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है पता है आपको, जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो रेडियस का और ओमेगा का मल्टीप्लीकेशन होता है, रेडियस इंटू ओमेगा, ठीक है, रेडियस इंटू ओमेगा। तो हम यहां से क्या करेंगे, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो यहां से ओमेगा बराबर क्या होगा, ओमेगा बराबर होगा वी बाई आर। ओमेगा बराबर क्या होगा, वी बाई आर। अब मेरी बात ध्यान सुनो, हमारा पहले एक्सप्रेशन में आई की वैल्यू क्या आई थी, ई ओमेगा बाई 2 पाई। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू वी बाई आर लिख सकते हैं क्या। तो ओमेगा की वैल्यू क्या लिखेगा, वी बाई आर। तो यहां से लिखोगे वी, यहां लिखोगे 2 पाई, पहले से था आर, तो ई वी बाई 2 पाई आर, ई वी बाई 2 पाई आर। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये देखो करंट का एक्सप्रेशन एक और दिख रहा है क्या, आई बराबर ई बाई टी। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर 1 बाई टी इंटू ई, लिख सकते हैं। अच्छा 1 बाई टी को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे ना, तो आई बराबर क्या होगा, ई इंटू फ्रीक्वेंसी। अब मैंने इतने सारी बात इसलिए बता दी कि अगर ऑप्शन किसी भी तरीके से चेंज करेगा ना तो यही आंसर आएगा। क्लियर है बात, किसी भी तरीके से आंसर चेंज कर ले। अगर ये ओमेगा ना देकर तुमको बेटा ये दिया होता, टाइम पीरियड दिया होता, टाइम पीरियड ना देकर तुमको लीनियर वेलोसिटी दिया होता, चलो, या फिर इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी दिया होता, सभी के टर्म में क्या कर सकते हो तुम, करंट को निकाल सकते हो। तो करंट को अलग अलग टर्म में निकाला जा सकता है। चलिए आगे, अब आगे देखो, कह रहा है करंट इन डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल में करंट किस प्रकार से फ्लो करता है और क्या होता है, या कैसे करंट बहता है, ठीक है, या किस तरीके से करंट किस प्रकार से फ्लो होता है, या कैसे करंट जाएगा अलग अलग मटेरियल में। तो आपको पता है ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के केस में क्या होते हैं, कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और जब कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या होता है बेटा, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे कंडक्टर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट बहेगा। तो कंडक्टर के अंदर कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से करंट क्या होता है, बहता है। साथ ही साथ बेटा यहां देखो सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर अभी जस्ट पढ़े थे, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया है, ठीक है।
आप पढ़ चुके हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है बेटा, उतने तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, है ना, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से ये करंट को बेटा, है ना, इजीली मूव नहीं कर पाता है। करंट इससे बहता है लेकिन उतने अमाउंट में नहीं बह पाता जितने अमाउंट में कंडक्टर्स के अंदर बहता है ना। साथ ही साथ इसके अंदर बेटा कौन कौन से करंट कैरियर्स होते हैं आप जानते हैं। करंट कैरियर्स इसके अंदर या चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो होल्स है, ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की वजह से भी करंट पास होगा और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी करंट पास होगा। तो यहां से जो करंट पास होता है ना किसके अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर, तो टोटल करंट क्या होगा, करंट बाई होल्स, है ना, और करंट कैरीज बाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट पास होता है और जो होल्स की वजह से करंट पास होता है वो टोटल करंट के बराबर होगा। हम लोग सब पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट आता है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जो पानी के अंदर जाके आयन में टूट जाता है, और जब आयन मूव करता है तो करंट भी क्या होगा, मूव करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो करंट कैरियर्स है वो है बेटा आयंस। क्या है, आयंस। क्या लिखा है, करंट ऑल्सो फ्लो थ्रू द लिक्विड मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज ऑफ आयन, बिकॉज ऑफ आयंस। तो आयंस की वजह से क्या होता है, करंट मूव कर पाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने बैटरी लगा दी, ठीक है, ये दो आपने क्या लिए, इलेक्ट्रोड लिए, तो आपने मेटल की छर ले ली, ठीक है, इसके अंदर कोई लिक्विड ले लिया, जैसे मान लो हमने ले लिया भैया NaCl ले लिया, ठीक है, तो NaCl का एक्वा सोल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया, एक्वस, या लिक्विड वर्जन ले लीजिए, लिक्विड वर्जन ले लीजिए, ठीक है, मोल्टेन स्टेज बोलते हैं, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ ले लीजिए, चाहे आप एक्वा सोल्यूशन ले लीजिए। एक्वा सोल्यूशन लीजिएगा, जैसे करंट पास करेगा बेटा, ऑलरेडी करंट पास होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वाटर है, हमने दो मेटल की रड ली, ठीक है, और इसको हमने किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, तो क्या यहाँ से करंट पास होगा, करंट पास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास अभी कोई करंट कैरियर्स नहीं है। लेकिन जैसे आप इसमें नमक ऐड कर देते हैं, NaCl ऐड कर देते हैं, तो बेटा क्या हो गया कि ये NaCl पानी के अंदर डिसॉल्व होगा और आयन में टूटेगा, और आयन की मूवमेंट की वजह से क्या होगा, आयन की मूवमेंट की वजह से क्या होगा बेटा, आयन की मूवमेंट की वजह से करंट बहना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो फाइनली कहेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके अंदर जो आयंस है वही करंट कैरियर्स है, जिसकी वजह से उसके अंदर करंट बहता है। जैसे कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उससे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, और सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं। चलिए अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है जिसके ऊपर कई सारी बातें चलती रहती है, ठीक, ओम्स लॉ। ये जो लॉ है ना, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में अप्लाई हो जाता है ये लॉ। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या पूरी दुनिया के लिए अप्लाई होता है, हर जगह लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओम्स लॉ को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। पहली बात ये कंडक्टर के लिए डिफाइन किया गया है, किसके लिए, कंडक्टर के लिए। ये सेमीकंडक्टर पे अप्लाई नहीं होगा, ये इंसुलेटर पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये केबल और केबल किस पे डिफाइन होगा, कंडक्टर पे, केबल और केबल कंडक्टर पे, वो भी सारे कंडक्टर पे नहीं। जो कंडक्टर इसको फॉलो करता है उसी को ओमिक कंडक्टर कहते हैं, जो फॉलो नहीं करता उसे क्या कहते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले ये जो लॉ है ना वो कंडक्टर पे अप्लाई होता है, किस पे, कंडक्टर पे। तो ये सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, ठीक है, किस पे अप्लाई होता है, कंडक्टर पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब इस लॉ का सिंपल सा कहना है कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, है ना। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। और ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि भैया E बराबर क्या होता है, E बराबर क्या होता है, चलिए, या फिर वोल्टेज बराबर क्या होता है, वोल्टेज बराबर क्या होता है, याद करिए, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, याद है, फ्रेडे साहब का लॉ, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ाया था आपको। तो यहां से क्या हो रहा है भैया, फ्लक्स के बदलने से वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और वोल्टेज की वजह से क्या पैदा होगा, करंट पैदा होगा। वोल्टेज की वजह से क्या पैदा होगा, करंट। नहीं समझ में आ रहा, देखो एक और चीज, E बराबर क्या होगा, dV/dr होगा क्या, dV/dr होगा क्या। तो अगर यहाँ देखो क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो है ना वोल्टेज, ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज की वजह से क्या पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वोल्टेज क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट। क्या कर प्रोड्यूस करेगा, करंट। तो ऑलरेडी ये चीज हमको समझ में आ गया अलग अलग लॉ से कि वोल्टेज बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। जैसे एक बैटरी तो करंट कम प्रोड्यूस होगा, 2 बैटरी लगा दे तो करंट ज्यादा होगा, 3 बैटरी लगा दे तो करंट और ज्यादा होगा, 4 बैटरी लगा दे तो और करंट ज्यादा होगा। तो इनके एक्सपेरिमेंट में यही किया गया था, पहले एक बैटरी लगाई तो देखा क्या वोल्ट मीटर में कुछ ना कुछ रीडिंग आ रही है, और फिर अमीटर की रीडिंग चेक की, टेबल के फॉर्म में सजा दिया वैल्यूज को। फिर 2 बैटरी लगाया, वोल्ट मीटर की रीडिंग और अमीटर की रीडिंग। अमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है, और वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज मेजर करता है, ठीक है। ये दोनों की रीडिंग को क्या किया गया, फिर टेबल के फॉर्म में सजा दिया गया। फिर तीसरी बैटरी लगा के
वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग चेक की, तो जैसे जैसे देखा गया ना कि भैया वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, तो वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ता है, इसका मतलब क्या है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। वोल्टेज के बढ़ाने से करंट बढ़ता है या करंट के बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है, दोनों बातें सही है। तो यहां से क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे और एक कांस्टेंट आएगा बेटा R। क्या आएगा, R। इस R को हम कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। अभी हम रेसिस्टेंस नाम का कोई भी चीज अभी तक डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हम पहले से जानते हैं रेसिस्टेंस क्या होता है क्या नहीं होता, हम सब कुछ जानते हैं, ठीक है। तो V इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है या ओम्स लॉ का इक्वेशन है। ये स्टेटमेंट ऊपर लिखा है, इक्वेशन नीचे लिखा है। कंडीशन क्या है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का कंडीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। क्या कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर से क्या बदल जाता है, R बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, R, और R के बदलने से I बदल जाएगा, और I के बदलने से V बदल जाएगा। समझ रहे हो तुम, तो कहानी बदल जाएगी। अगर R बदला तो I भी बदल जाएगा, इसलिए R ना बदले इसलिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इतना ही नहीं, टेम्परेचर के अलावा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इस कंडक्टर की जो लेंथ है ये भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इस कंडक्टर जो मटेरियल से बना उस मटेरियल को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा, यानी कि रो को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मटेरियल को बदलना नहीं है ना। तो अगर हम कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया को, लेंथ को, नेचर ऑफ द मटेरियल, रो को क्या कहेंगे, नेचर ऑफ द मटेरियल, इन सबको कांस्टेंट रखे, ठीक है, प्रेशर को, वॉल्यूम को, इन सबको अगर कांस्टेंट रखे तो क्या कहेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल आर केप्ट कांस्टेंट, देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ऑल द पैरामीटर, यानी कि ऑल द पैरामीटर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, वॉल्यूम, लेंथ ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, एंड नेचर ऑफ द मटेरियल आर केप्ट कांस्टेंट, देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तब जाके V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा I के। क्यों, क्योंकि अगर लेंथ बदलोगे तो फिर R बदल जाएगा, A बदलोगे तो R बदल जाएगा, रो बदलोगे तो भी R बदल जाएगा, टेम्परेचर बदलोगे तो भी R बदल जाएगा। समझ रहे हो तुम, ये सारी चीजें आपको कांस्टेंट रखनी है, तब जाके आप कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ओम्स लॉ में ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो कौन कौन सी बातें हमने कह दी कि ये सारे पैरामीटर कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा हमने क्या, अगर ये सारे पैरामीटर कांस्टेंट है तो V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I के, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। हमने सॉल्व करके ये देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने कहा ये सबसे पहले किसके लिए वैलिड है, कंडक्टर के लिए वैलिड है, इसके अलावा किसी के लिए वैलिड नहीं है। तो देखो क्या लिखा है, द करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, है ना, इफ एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर etc रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है, कह रहा है कि भैया जो करंट है ना कंडक्टर के अंदर वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस का। सपोज करिए कि हमारे पास ये एक रजिस्टर है, क्या है, रजिस्टर। अभी रजिस्टर नाम का कोई चीज नहीं पढ़ा है तो आप इसको एक इलेक्ट्रिकल अप्लाइन मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इलेक्ट्रिकल अप्लाइन मान लीजिए। मतलब हर इलेक्ट्रिकल अप्लाइन का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लाइन मान लीजिए, टीवी, एसी, फ्रिज, जो मानना है मान लीजिए, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, रेसिस्टेंस होगा। इस इलेक्ट्रिकल अप्लाइन का कुछ ना कुछ क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। या फिर आप कंडक्टर मान लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, ये कंडक्टर है, इसका कुछ ना कुछ क्या है, रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लाइन मानिए, कंडक्टर मानिए की बात है। इसमें क्या हो रहा है बेटा, I करंट बह रहा है। कितना करंट बह रहा है, I करंट बह रहा है। तो आप जानते हैं I करंट जाएगा तो निकलेगा भी कितना, I करंट। तो करंट के बहने से दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है ना, दोनों के बीच में क्या डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल। या फिर हम बैटरी से इसको जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ेंगे तो दोनों के बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल, और पोटेंशियल के डेवलप होने से करंट बहता है। आप दोनों बातें कह सकते हैं। जैसे मान लो कि करंट जा रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या है, पोटेंशियल है, और इस पोटेंशियल को हम कह रहे हैं V। क्या कह रहे हैं बेटा, V, ठीक है। यानी करंट बह रहा है, इसका मतलब दोनों, इस दो पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ क्या है, पोटेंशियल। या फिर इस अप्लायंस के अक्रॉस क्या डेवलप हो चुका है, पोटेंशियल। या फिर अगर आप बैटरी लगाते हैं तो बैटरी की वजह से क्या होगा, करंट बहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से ही करंट बहता है। करंट की खास बात आपको ऑलरेडी पता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहता है। तो मान लीजिए दोनों के बीच में पोटेंशियल डेवलप किया हमने भी, तो जब भी पोटेंशियल डेवलप किया तो करंट क्या जाएगा, I। तो इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा, V और I आपस में क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये जो R है ना वो बदलता नहीं है, R कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि हमने बाकी के पैरामीटर को कांस्टेंट रखा है, इसलिए R भी क्या है, कांस्टेंट। और आप जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लाना पड़ता है, तो यहाँ जो कांस्टेंट है वो क्या लाएंगे, R। तो V इक्वल टू IR हो जाएगा। चलिए एक और चीज हमने क्या लिया, ये बैटरी लिया। क्या लिया बेटा, बैटरी।
ठीक है। और ये हमने लिया भैया रजिस्टर, ये हमने लिया रजिस्टर, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं पॉइंट ए, इसको हम कह रहे हैं पॉइंट ए, इसको क्या कह रहे हैं पॉइंट बी। ध्यान से सुनना। और ये दोनों के बीच में रेसिस्टेंस क्या माना हमने, आर माना है, ठीक है। अब देखो ये हाई पोटेंशियल है और ये क्या है, लो पोटेंशियल है। अब यहाँ क्या होगा, हाई पोटेंशियल, यहाँ क्या होगा, लो पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर में पोटेंशियल हर जगह क्या होता है, सेम होता है। ये भी कंडक्टिंग वायर है तो इसमें भी क्या होगा, पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। मान लो यहाँ पोटेंशियल हमने कहा कि 5 वोल्ट है और यहाँ पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो यहाँ भी 0 0 0 0 0 0 यहाँ 0 वोल्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या होगा बेटा, 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, यहाँ भी क्या हो गया, 5 वोल्ट हो गया। हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा कंडक्टिंग वायर के अंदर। तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में बहना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा भैया कि पोटेंशियल क्रिएट करने से करंट बहना शुरू हो गया। आपने भैया पोटेंशियल दिया 5 वोल्ट का, तो करंट क्या, आई करंट गया। आप क्या कर दो, पोटेंशियल कर दो 10 वोल्ट का, तो करंट क्या जाएगा, 2i। आप कर दो 15 वोल्ट का, तो करंट क्या जाएगा, 3i। आप कर दो 20 वोल्ट का, करंट क्या जाएगा, 4i। आप देख रहे हैं जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है उसी रेशियो में करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस केस में कहेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिर आ जाएगा V बराबर IR, और R क्या है बेटा, R कांस्टेंट है जिसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। तुम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी मैंने कहा कि ये एक अपलाइन है, ये एक अपलाइन है, ये एक अपलाइन है। इसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, करंट पास करा रहे हैं, आई करंट जा रहा है, इसमें भी आई करंट जा रहा है। तो करंट की वजह से दोनों के बीच में क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप करंट 2i कर देंगे तो वोल्टेज भी क्या डेवलप होगा, 2i। अगर आप 3i करंट करेंगे तो वोल्टेज भी क्या होगा, 3 वोल्ट। 4i करेंगे तो वोल्टेज भी क्या होगा, 4v। तो जितना करंट इससे तुम पास कराओगे दोनों के बीच में पोटेंशियल उतना ही डेवलप होगा। मान लो हम कहीं से सोर्स दे रहे हैं इसको, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना डेवलप होगा, 4 वोल्ट। अगर 5i करेंगे तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। तो देख रहे हो कि करंट का जो वोल्टेज है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो यहां मुझे बताओ, यहां से अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, कांस्टेंट। क्या यहां फिर से कांस्टेंट आर ले आए, है ना, फिर से कांस्टेंट आर ले आते, चलो ठीक है आपके अकॉर्डिंग आर ले आते, तो आई बराबर वी आर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ पहले क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था, तो V बराबर आई आर लिखे थे, तो R बराबर क्या हो गया, V बाई आई। यहां R बराबर क्या हो जाएगा, I बाई V। भाई ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। यहां R बराबर V आई आना चाहिए, V और I का रेशियो रेजिस्टेंस होता है, लेकिन यहां तो I बाई V आ गया। ध्यान से सुनिए, यहां जो है ना, यहां कांस्टेंट बेटा कंडक्टेंस है, यहां कांस्टेंट क्या लेंगे, कंडक्टेंस लेंगे। क्या लेंगे, कंडक्टेंस। तो यहां बेटा कांस्टेंट लेना है कंडक्टेंस। क्या लेना है, कंडक्टेंस। तो V इज इक्वल टू GR, सॉरी GV, ये हो जाएगा GV, ठीक है। तो यहां से G बराबर क्या होगा, I बाई V। अच्छा मुझे बताओ G क्या होता है, कंडक्टेंस। किसका रेसिप्रोकल होगा, रेसिस्टेंस का। तो यहां क्या लिखेंगे, 1/R इज इक्वल टू I बाई V। पलटी कर दो, पलट दोगे तो R ऊपर चला जाएगा, V ऊपर चला जाएगा और I भी नीचे आ जाएगा। तो R बराबर फिर से क्या आ गया, V बाई आई, है ना। तो V बाई आई का रेशियो फिर से क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। V बाई आई का रेशियो फिर से क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। V बाई आई का रेशियो फिर से क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया क्या। तो अगर हम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बोले, चाहे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बोले, ये थोड़ा उल्टा प्रोसेस है, इसलिए लोग इसको अप्लाई नहीं करते, ये सीधा वाला कर लेते हैं। आप दोनों में से कर दे कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों कर दे कोई दिक्कत नहीं है, और करके कर सकते हैं, जो मर्जी हो कर सकते हैं दोनों में। तो यहां बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि R बराबर V बाई आई होता है, और V और I का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक चीज यहां ध्यान से सुनो, कई सारे बच्चों को ये लगता है ऐसा एज यूजुअल, ठीक है, कि V और I का रेशियो क्या है, रेसिस्टेंस है ना। तो अगर हम करंट बढ़ाएंगे, अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, ऐसा। अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ऐसा लगता है। मैंने अभी अभी क्या कहा था, रेसिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो भैया कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कभी नहीं बदलेगा। कहते हैं कि पूजा जी बदल जाएगी लेकिन कांस्टेंट नहीं बदलेगा, समझ गए ना भैया। आई जब बढ़ाओगे ना तो ये R नहीं बदलेगा। पूछो क्यों, क्योंकि जब तुम I डबल I किए थे तो वोल्टेज क्या आ गया था, 2V हो गया था ना। तो रेसिस्टेंस निकालो, जैसे पहले I था तो वोल्टेज V था, तो रेसिस्टेंस R आया। दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, देखो दूसरे केस में वोल्टेज करंट क्या कर रहे हैं, 2I, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, अपने आप 2V हो जाएगा। तो फिर से रेसिस्टेंस 2 कट के V बाई R के बराबर हो गया क्या। मतलब अगर तुम करंट बढ़ा रहे हो तो अपने आप V भी बढ़ जाएगा,
दोनों कट के फिर से क्या आ जाएगा, आर ही आ जाएगा। मतलब ये जो आर है ना वो वी पे डिपेंड नहीं करता है, आई पे डिपेंड नहीं करता है। तो लिखेंगे आर इज इंडिपेंडेंट, आर इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आई। ये सारी बातें ओम्स लॉ की हमने कर दी। अच्छा, अब सवाल आता है कि अगर वी आई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ क्या बनेगा। अच्छा एक बात बताइए, y बराबर, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या बनता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर ऐसा इक्वेशन अगर मिल जाए हमें तो ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। चला चेक करो, ठीक है। हम इसको v एक्सिस पे रख रहे हैं, v और i का ग्राफ चाहिए मुझे, तो v, तो ये हमने y एक्सिस पे किसको रखा, v, x एक्सिस पे किसको रखा, i को, किसको रखा, i को। भैया इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ना, v इक्वल टू आई आर हो जाएगा क्या, क्या हम इसको आर आई भी लिख सकते हैं क्या, ठीक है। ये हमने इसको क्या बोल दिया, y, इसको हमने क्या बोल दिया, x, यहाँ क्या बचा r, यहाँ क्या बचा m, तो m के जगह पे हम r मान लें। चेक करो, मैच करो। यहाँ ये क्या y इंटरसेप्ट क्या है, c है, यहाँ y इंटरसेप्ट क्या है, 0, तो यहाँ क्या मान लिया, 0, कोई दिक्कत। तो यहाँ से देखो दोनों इक्वेशन सेम सेम है क्या, है ना। ये भी y बराबर एम एक्स प्लस सी पे आ रहा है और ये तो है ही। तो आपने देखा भैया कि v बराबर जो आर आई या आई आर है वो किस पे आ रहा है, y बराबर एम एक्स प्लस सी पे आ रहा है। इसका मतलब मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि v और i का जो रेशियो होगा, सॉरी v और i का जो ग्राफ होगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। या फिर आपको ऑलरेडी पता है v इक्वल टू आई आर, ठीक है। और यहां से r बराबर क्या होगा, v बाई आई। शॉर्टकट मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर कोई पैरामीटर डिवाइड में हो, अगर कोई पैरामीटर डिवाइड में तो क्या करना है, स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप। तो बेटा यहाँ क्या निकलेगा, स्लोप ही तो निकलेगा, ठीक है, स्लोप निकालना है। तो v और i का जो स्लोप है वो क्या देगा, रेसिस्टेंस। तो ये जो स्लोप निकला ये क्या देगा, रेसिस्टेंस, ठीक है। तो v और i का जो स्लोप है, v और i का जो स्लोप है वो क्या देगा, रेसिस्टेंस। तो भैया v और i का स्लोप तो यही है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, यहां स्लोप निकालोगे तो भी स्ट्रेट लाइन, यहां स्लोप निकालो तो भी स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह कांस्टेंट होता है। और ये क्या भी रहा है कि v और i का रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप होगा वो रेसिस्टेंस को बताएगा। किसको बताएगा, रेसिस्टेंस को। चलिए इतनी बातें क्लियर है। अब ऊपर वाला स्टेटमेंट तो पढ़ ही लिए, ऊपर वाला स्टेटमेंट तो पढ़ ही लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर हम ग्राफ ऐसा कर देते, तो ग्राफ ऐसा कर देते, हम i और v का ग्राफ निकालते, तो i और v का ग्राफ निकालते, तो आप जानते हैं i और v, i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, v है। तो i बराबर क्या होगा, है ना, v इंटू जी, i बराबर v इंटू जी। तो मान लो हमने इसको y माना, इसको x माना, इसको क्या माना, m, तो y बराबर क्या हो गया, mx हो गया ना। फिर से ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ स्लोप किसके बराबर है, g के बराबर है। तो ये जो स्लोप आया, ये जो स्ट्रेट लाइन आया है वो किसके बराबर होगा बेटा, g के बराबर होगा। तो इस बार ग्राफ में यानी i और v का ग्राफ का जो स्लोप है ना, स्लोप वो g को रिप्रेजेंट करेगा, r को नहीं। या तो तुम कहो g को रिप्रेजेंट करेगा, या तो कहो 1/r को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/r को, क्योंकि g क्या है ना, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। अब देखो ये लिखा है रेसिस्टेंस, है ना, रेसिस्टेंस लिखा है। रेसिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। रेसिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, है ना, रोकना, है ना। क्या रोकेगा भैया, चार्ज फ्लो को रोकेगा, रोकना होता है इसका मीनिंग। रेसिस्टेंस का मतलब होता है विरोध करना, रोकना, ऑब्स्ट्रक्शन अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है, विरोध करना। अब यहाँ लिखा भी है फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है, अपोज करता है। देखो इलेक्ट्रॉन का बहना, है ना, ही करंट को प्रोड्यूस करता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से बहेगा, क्या इलेक्ट्रॉन का रास्ता इतना आसान है कि मतलब बहने देगा। ऐसा थोड़े है कि कंडक्टर का पूरा पार्ट ही खाली है, इलेक्ट्रॉन धाई दबर गया और फट 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 निकल रहा है, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कई सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो दूसरे एटम्स होंगे इस कंडक्टर के अंदर वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिपल्सन देगा, है कि नहीं। तो आपको पता है जो दूसरे एटम्स होंगे उनके साथ क्या होगा, इसकी टकराहट होगी, टकराएगा। तो देखिए कई सारे मैंने एटम्स बना रखे हैं, कई सारे मैंने कर्नल्स बना रखे हैं, ठीक है, ये कर्नल्स बना रखे हैं भैया, ये कई सारे एटम्स बना रखे हैं, समझ लीजिए इसे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं चलता है। इलेक्ट्रॉन जो है ना कंडक्टर के अंदर जिग जैग मोशन में चलता है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर जिगजैग मोशन में चलता है। जैसे गया भैया ये इलेक्ट्रॉन से, फ्री इलेक्ट्रॉन से यहां गया, टकराया, एनर्जी अपनी लॉस कर देता है, फिर टकराया इससे, है ना, फिर एनर्जी लॉस करता है, फिर एनर्जी गेन करेगा, रूम टेम्परेचर से एनर्जी गेन करता है, या किसी भी सराउंडिंग से एनर्जी, क्या कहते हैं, सराउंडिंग से टेम्परेचर गेन करता है या एनर्जी गेन करता है, फिर टकराया, फिर एनर्जी लॉस किया, फिर टकराया, फिर एनर्जी, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना इस तरीके से जिग-जैग मोशन में मूव करता है कंडक्टर के अंदर। तो अगर जब कंडक्टर का माइक्रो एनालिसिस पढ़िएगा ना तो उसमें कंडक्टर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन का जिग-जैग मोशन दिखाई देगा। तो मुझे बताओ इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो बाकी के अदर एटम्स है, जो कर्नल्स हैं और जो अदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको क्या देगा बेटा, रिपल्सन देगा, उसको जाने से रोकेगा, है ना, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से बाहर निकलने से क्या करेगा, रोकेगा। और ये जो चार्ज फ्लो को रोक रहा है, इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या ये प्रॉपर्टीज हमने डाली है? नहीं भैया, इस तो पहले से ही कंडक्टर के अंदर इनबिल्ड है, इनबिल्ड फीचर है। जैसे फोन में कहते हैं 4 GB रैम है, हमने डाला बाहर से, क्या वो पहले से उसके अंदर सिस्टम में सेट है। रेसिस्टेंस के पास ऑलरेडी जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या देगा, जो कर्नल्स है इलेक्ट्रॉन को क्या देगा, रिपल्सन देगा, टकराएगा उससे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के किस्मत में ही लिखा है ठोकर खा कर चलना, तो टकराएगा फिर चलेगा, तो जिगजैग मोशन में चलेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या मिल रहा है, विरोध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बाकी के अदर एटम्स के द्वारा। तो ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, उसको रोका जा रहा है किसके द्वारा, कंडक्टर के द्वारा, है ना। तो क्या लिखेंगे, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज रेसिस्टेंस। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। आप समझ लीजिए, चार्ज यानी कि करंट के बहने को रोक दिया, तो करंट रोकने का जो गुण है कंडक्टर के अंदर, यही प्रॉपर्टीज रेसिस्टेंस कहलाती है। और साथ ही साथ रोका लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन बह गया, ये तो रोकने की प्रॉपर्टीज है। तो रोकने की प्रॉपर्टीज को क्या कहेंगे, रोकने की प्रॉपर्टीज को, करंट को रोकने की प्रॉपर्टीज को क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस कहेंगे। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि रोकते हुए इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन में निकल गया, इलेक्ट्रॉन बह भी रहा है, यानी करंट के बहने की जो प्रॉपर्टीज है ना, उसे क्या कहेंगे आप, करंट के बहने की जो प्रॉपर्टीज है, करंट के बहने की जो प्रॉपर्टीज है उसे क्या कहेंगे आप, उसे आप कहेंगे कंडक्टेंस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। और करंट के रोकने की जो प्रॉपर्टीज है उसे क्या कहेंगे आप, रेसिस्टेंस कहेंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। तो कहा जाता है जी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। अगर किसी में रेसिस्टेंस कम है तो ऑफ कोर्स उसका कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर किसी का रेसिस्टेंस ज्यादा, ऑफ कोर्स उसमें कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। ऑलरेडी इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। इतनी बातें क्लियर है क्या, इतनी बातें क्लियर है क्या। चलो उसके बाद हम कहें कि अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट इसका होता है ओम, ऐसे लिखा होगा, है ना, सिंबल में, और सीधा सीधा OHM लिख सकते हैं ओम। तो जो रेसिस्टेंस की यूनिट है वो क्या है, ओम है। ये जो रेसिस्टेंस होता है ना, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पीड ब्रेकर का काम करता है। जैसे तुम इलेक्ट्रॉन हो, अच्छा इलेक्ट्रॉन में तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है, तुम क्या चाहते हो कि बुलेट पे बैठे या गाड़ी पे बैठे और सुई दबर निकल जाए, लेकिन रास्ते में कई सारे बैरियर्स होते हैं, तुम जाओगे झटका मारेगा, तुमको रोकेगा, लेकिन फिर भी तुम निकल जाते हो। वो जो तुम निकल गए ना, बह गए ना, तुम चले गए ना, ये गुण कहलाएगा कंडक्टेंस, ठीक है। और वो जो स्पीड ब्रेकर था, वो जो रोकने का काम कर रहा था, वो क्या है, रेसिस्टेंस है। तो एग्जैक्टली है ना, हम यहाँ जो है ना रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रजिस्टर का सिंबल है, इसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। और हमने स्टेटमेंट पहले भी जारी किया था, क्या स्टेटमेंट दिया था कि जिस तार से धारा बहती है उससे उष्मा मुक्त होती है, ऐसी कोई तार नहीं जिसका कोई R नहीं, और हर तार का अपना अपना R होता है। मतलब तार बदल दोगे तो R बदल जाएगा, तार मतलब क्या है, कंडक्टर, वायर, तार बदल दो तो R बदल जाएगा, है ना। और ये जो हीटिंग इफेक्ट दिखा रहा था किसकी वजह से, भैया गया टकराया, एनर्जी लॉस कर दी। तो जिस तार से धारा बहती है उससे उष्मा मुक्त होती है, ऐसी कोई तार नहीं जिसका कोई R नहीं, हर तार में अपना R होता है कि नहीं। चलिए आगे, यहां लिखा भी है भैया, ये जो अभी मैंने जस्ट आपको समझाया था, है ना, कि V इक्वल टू आई R कांस्टेंट है, R बराबर V और I का रेशियो होगा, ठीक है। तो देखो R क्या इंडिपेंडेंट होता है V और I पे, सब बता चुका हूं। चलिए आगे, ग्राफ अभी जस्ट बताया था, क्या कहती है जनता, फिर से बताऊं, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ग्राफ क्या बनेगा बेटा, यहां देखो C इंटरसेप्ट 0 था तो Y इंटरसेप्ट क्या है, 0 आया ना। अगर Y इंटरसेप्ट 1 होता तो ग्राफ यहां से खींचते, ठीक है। Y इंटरसेप्ट 2 होता तो ग्राफ यहां से खींचते, Y इंटरसेप्ट 3 होता तो ग्राफ यहां से खींचते। Y इंटरसेप्ट क्या था, 0। V बराबर सीधा सीधा IR लिखा है, ठीक है। तो ये तुमने Y मान लिया, ये तुमने X मान लिया, ये M हो जाएगा और C के नाम पे 0 हो जाएगा।
तो यहाँ से ग्राफ एकदम चलेगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ बेटा दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से बेटा आर बराबर क्या होगा, वी बाय डिवाइड में तो क्या निकालोगे, स्लोप, तो जो वी और आई का स्लोप है वो क्या देगा, आर देगा, है ना। ये इसका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा, बता चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन करंट गिव्स रेसिस्टेंस, जैसे जैसे वोल्टेज बदलेगा वैसे वैसे करंट बदलेगा भैया, लेकिन रेजिस्टेंस तो नहीं बदलेगा ना। दोनों का स्लोप जब निकालोगे, डिफरेंशिएट करोगे, आर ही मिलेगा। बता चुके हैं ये सब, चलिए आगे। ये भी बता दिया अभी, आई और वी का ग्राफ का स्लोप क्या देगा, कंडक्टेंस देगा, जी देगा, 1/r देगा। एक सवाल आता है बोर्ड के लिए, देखो क्या सवाल है, वो वाला सवाल देखो पहले, वो कौन सा ग्राफ है। जब भी ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं तब एक्सिस देखोगे, एक्सिस पे क्या लिखा है, वी लिखा है कि आई लिखा है कि क्या लिखा है, भैया एक्स एक्सिस पे आई लिखा है और ये वी लिखा है। तो ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं, ये वी आई ग्राफ हो गया, कैसा ग्राफ हो गया, वी आई। ये जो वी आई ग्राफ है, ठीक है, वी आई ग्राफ है, इसमें कहा गया कि किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। ये R1 का एंगल दिया है θ1 और R2 का एंगल दिया है θ2, ठीक है। तो किसका क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस ज्यादा है। तो देखो सबसे पहली बात, वी और आई ग्राफ का जो स्लोप है ना वो क्या देगा, रेसिस्टेंस देगा। तो मुझे स्लोप निकालना है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। तो पहली बात देखते हैं एंगल, तो देखते हैं θ2 क्या है बेटा, बड़ा है, θ2 इज ग्रेटर देन θ1। अगर थीटा बड़ा है तो tan थीटा, स्लोप का मतलब क्या है, tan थीटा, तो tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, यानी कि 2 का स्लोप ज्यादा है, ठीक है। यानी कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ दूसरे के लिए ज्यादा है और पहले के लिए कम है ना, फर्स्ट के लिए कम है, ठीक है। पहले का स्लोप क्या है, θ1 वाला जो है उसके लिए स्लोप क्या है, कम है। तो जिसका स्लोप ज्यादा, जिसका tan थीटा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, और जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेसिस्टेंस भी ज्यादा, ठीक है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। तो R2 बड़ा होगा, R1 क्या होगा, छोटा, कोई दिक्कत। अच्छा यहां देखो, यहां ग्राफ उल्टा है, I और V का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। हाँ ये V और I के ग्राफ के केस में, V I के ग्राफ, क्योंकि उसके V और I ग्राफ का जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस देता है, I और V का ग्राफ है। तो अभी बताइए I और V ग्राफ का स्लोप क्या देता है, कंडक्टेंस, क्या देता है, कंडक्टेंस। आई और वी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, कंडक्टेंस, या फिर बोलेंगे 1 रेसिस्टेंस। या तो तुम कंडक्टेंस बोल दो या तो रेसिस्टेंस बोल दो, पहली बात हम कंडक्टेंस ही मान के चलते हैं, फिर बाद में पलट देंगे। आई और वी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, कंडक्टेंस, ठीक है। तुमको क्या बोला है, किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन अपने को कंडक्टेंस पता है, उल्टा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात ये θ1 है तो इसका कंडक्टेंस हमने क्या माना है, g1। ये θ2 है, इसका कंडक्टेंस क्या माना है, g2। तो कहेंगे θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो tan θ2 क्या होगा, ज्यादा होगा, tan θ1 क्या होगा, कम होगा। अच्छा tan θ1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को, ठीक है। तो 2 का स्लोप ज्यादा है और 1 का स्लोप क्या है, कम है। स्लोप ज्यादा मतलब क्या, g2 बड़ा है और g1 बड़ा है। तो अब देखो जिसका कंडक्टेंस बड़ा होगा उसका रेसिस्टेंस अपने आप क्या होगा, छोटा, है ना। जिसका कंडक्टेंस बड़ा होगा रेसिस्टेंस उसका क्या होगा, छोटा। तो G2 बड़ा है तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, छोटा। G1 छोटा है तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, बड़ा। तो R2 इज लेस देन R1, तो R1 बड़ा होगा, R1 क्या होगा बेटा, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। देखो R1 बड़ा है, R2 छोटा। लेकिन अगर कंडक्टेंस पूछता तो G2 बड़ा होता। चलिए ये भी बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो रेसिस्टेंस नाम की जो चीज़ है ना, उसमें उसकी डिपेंडेंसी किस किस पे, बार बार हम कह रहे हैं रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, क्या वो बदल सकता है। सवाल आता है कि भैया कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट है तो क्या कभी बदल सकता है, हाँ बदल सकता है कुछ कुछ चीज़ों पे, ठीक है। जैसे आपने एरिया नहीं बदलने दिया, लेंथ नहीं बदलने दिया, ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल नहीं बदलने दिया, ये सारी चीज़ें आपने बदलने नहीं दी, ठीक है। तो उस केस में रेसिस्टेंस आपका क्या था, कांस्टेंट। तो रेसिस्टेंस भी डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर पे। कहते हैं भैया कि रेसिस्टेंस के लिए देखो ध्यान से, अगर रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रखना चाहते हो तो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है, लेंथ कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है, रो कांस्टेंट यानी कि नेचर ऑफ द मटेरियल कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और एक और चीज है टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब हमने भैया ये कहा कि ये जो एल है ना वो क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। और हमने ए कहा तो एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो एरिया इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और ये जो रो है ना, रो जिसको आप रेसिस्टिविटी भी कह सकते हैं मटेरियल की,
रो को कहा जाता है रेसिस्टिविटी। वो क्या होगा, उसकी यूनिट होगी ओम मीटर। यूनिट डायरेक्टली पूछा जा सकता है ना, यूनिट डायरेक्टली पूछा जा सकता है। रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट सेल्सियस और केल्विन दोनों में दे रखी होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हमने कहा कि आर इन चार बातों पे डिपेंड करता है। अगर आप इन चारों चीजों को कांस्टेंट रखेंगे तो आर नहीं बदलेगा। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि आर बदलेगा कब, जब लेंथ बदल दोगे तब। मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, ये छोटा कंडक्टर है और हम कह रहे हैं ये बड़ा कंडक्टर है ना। केस क्या है, इसमें इसका एरिया हमने क्या रखा, कांस्टेंट। हमने इसका नेचर ऑफ द मटेरियल कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, सब चीज यहां भी है। तो इसका नेचर ऑफ द मटेरियल क्या होगा, रेसिस्टिविटी रो हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो जाएगा, और टेम्परेचर क्या रहेगा, टी। लेकिन हमने लंबाई पहले इसकी एल थी, अब हम लंबाई क्या कर दी है, फिल कर दी। अब मुझे बताओ, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, रिपल्सन मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा बेटा, रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो मान लो कोई सी गली है या कोई सा रास्ता है, ठीक है, जो बहुत लंबा रास्ता है, एक बहुत छोटा रास्ता है ना। तो और ये लंबे रास्ते में अगर लंबा रास्ता होगा तो ज्यादा लोग होंगे, और जो छोटा रास्ता है उसमें लोग क्या होंगे, कम होंगे। तो भैया अगर आप निकलना चाहे तो छोटे रास्ते से निकलेंगे तो आपको रेजिस्टेंस कम फेस करना पड़ेगा, लंबे रास्ते से निकलेंगे रेजिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फेस करना पड़ेगा। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन कम मिलेगा या इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस कम फेस करना पड़ेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस ज्यादा फेस करना पड़ेगा। तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये कहना मुझे है ना बिल्कुल अच्छे से आता है, यानी कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कहने में। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एल अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब रुक जा भाई, रुक जा, आगे नहीं बढ़ना अभी, है ना, अभी नहीं बढ़ना आगे। अभी तो हम कह रहे हैं कि लंबाई बढ़ा दोगे, बाकी चीज कांस्टेंट रखिए, कुछ नहीं बदला, हमने केवल लंबाई बदली, बस हमने केवल लंबाई बदली है, एरिया नहीं बदला है, तार को मोटा नहीं किया, जितना पतला तार था उतना ही है। जो अगर मान लो हमने कॉपर की वायर ली तो कॉपर की ही वायर ली है, एक लंबा एक छोटा, एक लंबा एक छोटा, बाकी कुछ नहीं बदला है। टेम्परेचर भी रूम का नहीं बदला है, रूम टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ठीक है। हमने कोई टेम्परेचर इंक्रीज या राइज नहीं किया है, तो हमने कह दिया भैया कि आर बढ़ने से लेंथ बढ़ने से आर बढ़ गया, ठीक है। सोचने वाली बात है भैया, अगर कंडक्टर के अंदर माइक्रो एनालिसिस करोगे, कंडक्टर के अंदर झांक कर देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ कम रिपल्सन फेस करना पड़ रहा है, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसको ज्यादा धक्का मुक्की फेस करना पड़ रहा है। सोचने वाली, टकराएगा 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 टकराएगा, सोचो कहाँ कहाँ ज्यादा रेजिस्टेंस फील कर रहा है, यहाँ, ठीक है। तो लंबाई के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो पहली बात तो हमने ये कह दी। दूसरी बात देखो ध्यान से, हम फिर वही करेंगे, इस बार क्या करेंगे, इस बार क्या करेंगे, है ना, इस बार क्या करेंगे, मोटा करेंगे तार को, क्या कर देंगे, मोटा कर देंगे। पहली बात देखो ध्यान से, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कहा A1 है, क्या है A1, लेंथ हमने कहा L है ना, नेचर ऑफ द मटेरियल रो है, रेसिस्टिविटी रो है, टेम्परेचर हमने क्या कहा T है। हम इस तार को, सेम लंबाई के तार को हम क्या कर दिए, मोटा कर दिए, क्या कर दिए बेटा, A2 कर दिए, मोटा कर दे। लंबाई अभी भी क्या है, L है, टेम्परेचर भी क्या है, T है, और नेचर ऑफ द मटेरियल भी क्या है, रो है। भाई ने किसी चीज को नहीं बदला, केवल क्या बदला है, एरिया बदला है। क्या बदला बेटा, एरिया। अब एरिया बदला है तो अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां जल्दी से निकलेंगे कि यहां फटाफट निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन को कहां रेजिस्टेंस कम फील होगा, यहां या यहां। कम चौड़ी सड़क है और बहुत ज्यादा चौड़ी सड़क है, तो बहुत ज्यादा चौड़ी सड़क पे क्या होगा, रिपल्सन या रेजिस्टेंस कम। कब है यार, ज्यादा चौड़ा सड़क है, ज्यादा फैला है तो आसानी से निकल जाएगा ना। अब तुम मुसल्लमपुर हाट की गलियों में घूमते हुए जाओगे, है कि नहीं, तो वहां क्या धक्का मुक्की ज्यादा होती ना। और तुम बहंदरू के चौड़ी सड़कों पे घूम रहे हो, है ना, राजा महाराजा की तरह घूम रहे हो, और तुम वो सब्जी वाली गली में घुस जाओ, है ना, एक दिन घुस के देखो उस भीड़ में कितने कितने लोग धक्का मार के चले जाएंगे तुमको, है कि नहीं। ए बाबू ए सही चलो, है ना, करते रह जाओगे, तुमको लोग धक्का मार के निकल जाएंगे। जिसमें ताकत होती है पहले सब्जी लेके निकल जाता है कि नहीं। समझ रहे हो, वो छोटी सी गली में निकलने में क्या हो, रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ एरिया कम है तो एरिया कम है, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा फेस करना पड़ेगा। यहाँ एरिया ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, रेजिस्टेंस कम फेस करना पड़ेगा। तो एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया ना। एरिया आपने बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस घट गया, एरिया छोटा है, रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। कभी बाबा धाम गए हो, एक ही गेट है, उसी से लोग जाते आते हैं, बहुत छोटी जगह है कि नहीं। बड़ी धक्का मुक्की होती है, कितने लोग तो एकदम उसी में दब जाते हैं, एकदम पिसल जाते हैं, कि नहीं, पिस जाते हैं उसी में। जो मर गया स्वर्ग गया, है कि नहीं। आप लोग मरना चाहते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ जाना चाहिए। मरने के लिए नहीं, मजाक किए थे, ठीक है, बाबा के लिए। इतनी बातें क्लियर है। चलो भैया, तो हम क्या कहेंगे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, कोई दुख है, और कहेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं,
तो हम कहेंगे भैया ऐसा है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ये भी बोल सकते हैं, या आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ। देखो अभी तक क्या है कि आपने कंडक्टर की लेंथ बदल दी, ठीक है, एरिया बदल दिया, तो लेंथ बदलोगे तो आर बदल जाएगा, एरिया बदलोगे तो भी आर बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी, तुम अगर तार को खींच दो, तोड़ दो, काट दो, मोड़ दो, छोटा कर दो, मोटा कर दो, पतला कर दो, ठीक है। एक चीज है, तार को तुम मोटा करोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, घट जाएगा। तार को तुम अगर मोटा कर दिए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए तुम देखो कई बार जब फ्यूज बनाते हैं ना, उस समय बहुत पतली तार का इस्तेमाल किया जाता है, देखो फ्यूज बनाते समय, क्योंकि अगर वो मोटा कर दिया ना तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, करंट ज्यादा बहेगा। तो जिस उद्देश्य से तुम फ्यूज लगा रहे थे कि हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस सेफ रहे, वो होगा नहीं, ज्यादा करंट बहेगा, ज्यादा करंट तुम्हारे डिवाइस में गया, तुम्हारा करंट डिवाइस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आग लग जाएगी तुम्हारे डिवाइस में, आग लगे बज्जर खसे, है कि नहीं, समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो, ऐसा सीन हो जाएगा तुम्हारे साथ, पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहे थे कि अगर आपने तार की मोटाई कम कर दी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम जाएगा, है कि नहीं, ये चीज है। लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी, रो नहीं बदलेगा, रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगी, नेचर ऑफ द मटेरियल, आपने मटेरियल का नेचर ही नहीं बदला, सेम कंडक्टर है, कंडक्टर को ही नहीं बदला, तो रो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लाना पड़ेगा, और उस कांस्टेंट को कहेंगे रो, है ना, रो एल बाई ए। तो आर बराबर क्या हो गया, रो एल बाई ए, ये इसका फॉर्मूला है, इसका क्या है फॉर्मूला है, आर बराबर रो एल बाई ए, है ना। तो कहते हैं भोले आर बराबर रोले, भोले आर बराबर रोले, भोले आर बराबर रोले, है ना। तो भोले आर बराबर रो एल बाई ए कह दो, या भोले आर बराबर रोले कह दो, एक ही बात है, समझ में आ गई बात। अच्छा यहां से तुम क्या कर सकते हो, यूनिट भी निकाल सकते हो, किसकी, इस रेसिस्टिविटी की यूनिट निकाल सकते हो। चला देखो, भोले आर बराबर रोले, तो यहां से क्या होगा, रोले बराबर आर ए, तो यहां से रो बराबर क्या होगा, आर ए बाई एल। जरा सोचो, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती, ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, एक मीटर को माल दिया, है ना, है ना। काटने का काम किसका है, लड़कियों का, काटने का काम किसका है, लड़कियों का, तो यूनिट क्या बचेगा, ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या मिली, ओम मीटर, रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या मिली, ओम मीटर, कोई दिक्कत, कोई बुराई नहीं है। तो यहां से आप रेसिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर। अब अगर भैया गलती से रेसिस्टिविटी अगर चेंज हो गई, ठीक है, ये तो कांस्टेंट चीज है, अगर तुम इसको बदल दिए तो ये भी बदल जाएगा। ये कब बदलेगा, रेसिस्टिविटी कब बदलेगा वो हम बताएंगे। अभी रेसिस्टिविटी आपके नजरों में क्या है, कांस्टेंट, लेकिन ये भी बदल सकती है, कब, जब टेम्परेचर बदलेगा तब। जब टेम्परेचर बदलेगा तो रेसिस्टिविटी चेंज हो जाती है। हमने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा था, इसलिए रेसिस्टिविटी भी क्या हो गई, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर बदल दोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, रो बदल जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर नहीं बदलना है तो रो कांस्टेंट रहेगा, और इसलिए यहां हम क्या लिए हैं, कांस्टेंट लिए हैं। तो आर का एक फार्मूला निकल के आया, आर बराबर रोले, तो बोले आर बराबर रोले। अब थोड़ा रो के ऊपर थोड़ा डिफाइन करते हैं, रो क्या चीज है, ठीक है ना। अभी हमने आर समझ लिया, रेसिस्टेंस समझ लिया, ठीक है। अब देखो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में अंतर है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में अंतर है। देखा तुमने कि भैया रेसिस्टेंस जो है ना वो एल ए के बदलने से क्या हो गया, बदल गया, लेकिन रो नहीं बदला। रो को हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। पहली बात तो शब्दों से फैमिलियर हो जाए, रेसिस्टिविटी। अगर शब्द क्लियर है ना तो टॉपिक में या फिर किसी भी चीज को समझना बहुत आसान हो जाता है। ये क्या है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब क्या, अगर सिंपल शब्दों में कहे तो रोकना, करंट को रोकने के जो गुण होते हैं उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। अच्छा रोकने का गुण है तो सबका गुण अलग अलग होगा ना, कोई ज्यादा रोकेगा, कोई कम रोकेगा, जिसकी जितनी ताकत होगी उस हिसाब से रोकेगा। तो हम कह रहे हैं कि जो रोकने की ताकत है, रोकना क्या कहलाएगा, रेसिस्टेंस, और रोकने की ताकत क्या कहलाएगा, रेसिस्टिविटी। लगता दोनों सेम सेम है लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है ना। रोकना क्या कहलाएगा, रेसिस्टेंस, और रोकने की ताकत क्या कहलाएगा, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या है, रोकने की कैपेसिटी, है ना, रोकने की कैपेसिटी। अच्छा सोचने वाली बात, हमने कहा कि आर किस पे डिपेंड करता है, आर भैया रो पे डिपेंड करता है, एल पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है। भैया लंबाई बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओ रेजिस्टेंस घटेगा, और रेसिस्टिविटी बढ़ा दी तुमने, अगर रेसिस्टिविटी बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा रोकने की ताकत अगर ज्यादा होगी तो रोकेगा भी ज्यादा,
अगर रोकने की ताकत ज्यादा होगी तो रोकेगा भी ज्यादा। तो रोकने का जो गुण है ये रेसिस्टेंस है, रोकने की जो ताकत है वो क्या है, रेसिस्टिविटी है। तो अगर रेसिस्टिविटी जाते हैं तो रोकेगा भी ज्यादा, है कि नहीं। लेकिन भैया ऐसा है कि आर जो है ना, आर और ये जो रो है, ये रो किसी पे डिपेंड नहीं करता। रो ना आर पे डिपेंड करता है, ना एल पे डिपेंड करता है, ना ए पे डिपेंड करता है। रो कांस्टेंट है। रो एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। हम और भी बात करेंगे किस चीज पे डिपेंड करेगा, बस अभी मैंने ये बता दिया। दूसरा रो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे, ठीक है ना। तो ये देखो एल पे, ए पे, रो पे, और सॉरी क्या कहते हैं, एल पे, ए पे, टेम्परेचर पे, और अभी मैंने एक चीज और बताई थी, हाँ रो पे, चलो नेचर ऑफ द मटेरियल पे। ये चार चीजों पे आर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो रो है ना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ द मटेरियल पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर को तुम चेंज करोगे तो रो बदल जाएगा। थोड़ी देर के बाद मैं समझाता हूं टेम्परेचर की पूरी कहानी। नेचर ऑफ द मटेरियल, अगर तुम कंडक्टर ले रहे हो तो उसकी रेसिस्टिविटी अलग होगी, सेमी कंडक्टर ले रहे हो उसकी रेसिस्टिविटी अलग होगी। तुमने कोई एलॉय ले लिया, एलॉय समझते हो ना, जब मेटल के साथ मेटल या नॉन मेटल को मिक्स करते हैं उसे एलॉय कहते हैं, एलॉय कहते हैं। तुमने कोई एलॉय ले लिया तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, अलग होगी। तो अगर आपने नेचर बदल दिया ना मीटर का तो रो बदलेगा, टेम्परेचर बदल दिया तो रो बदलेगा, बाकी किसी केस में रो नहीं बदलेगा, रो कांस्टेंट है। अच्छा एक चीज और समझने वाली बात है, ये जो रो है उसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। या फिर एक शब्द ऐसा आता है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को ही रेसिस्टिविटी कहा जाता है। स्पेसिफिक समझते, विशेष, जो विशिष्ट रेसिस्टेंस होगा उसी को क्या कहेंगे, रेसिस्टिविटी कहेंगे। देखो कैसे, ये हमारे पास कंडक्टर है, लेट सपोज ये कंडक्टर है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया, वो 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और लेंथ क्या है बेटा, 1 मीटर है, लेंथ क्या है, 1 मीटर है। तो इस केस में रेसिस्टेंस बराबर क्या होगा, रो एल बाई ए, ठीक है। तो आर बराबर देखो, रो लेंथ कितना है, लेंथ कितना है 1 मीटर, और एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर ने 1 मीटर को माल दिया, काटने का काम अगेन लड़कियों का है। 1/1 1 होता है, तो यहां से आर बराबर क्या हो गया, रो, आर बराबर क्या हो गया, रो। तो देखो ये क्या है, ये जो रेसिस्टिविटी है वही तो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टिविटी तो रेसिस्टेंस है। तुम अभी आपने कहा कि सर दोनों अलग अलग चीज, हाँ मीनिंग अलग है, एक्सप्लेनेशन अलग है। लेकिन अगर हम कंडक्टर की लंबाई 1 मीटर और एरिया क्या कर दे 1 मीटर स्क्वायर कर दे, तो उस केस में रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों बराबर होगी, केवल इसी केस में, बाकी किसी और केस में नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं ये जो रेसिस्टेंस है वो स्पेसिफिक, ये जो रेसिस्टिविटी है वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहलाता है। यानी रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस भी हो सकती है, और ऐसे रेसिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। तो अगर कहीं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस लिखा समझ जाना वो रेसिस्टिविटी ही तो है, पहली बात। अच्छा दूसरी बात, अभी हमने कहा कि जो आर है ना और जो रो है, रो मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, किसकी प्रॉपर्टीज है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये भैया बदलता नहीं है, लेकिन आर बदल जाता है। तुम क्या कर दो, लंबाई बढ़ा दो, एरिया चेंज कर दो, आर बदल जाएगा। लेकिन अगर तुमने किसी तार को छोटा कर दिया, जैसे ये कॉपर की वायर है, ये हमने कहा कॉपर की वायर है, तुमने इसको छोटा कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया, तो अगर छोटा कर दिया तो भैया हम कह रहे थे कि इसकी जो रेसिस्टिविटी है रो है, तो यहां भी जितना यहां रोक रहा था उतना ही यहां रोकेगा, जितना करंट को यहां रोक रहा था उतना ही करंट को क्या करेगा, यहां रोकेगा। ताकत दोनों में सेम होगी, रोकने की ताकत दोनों में क्या होगी, सेम। इसमें भी रोकने की ताकत क्या होगी, सेम। तो रो नहीं बदलेगा। अब तुम इसको चौड़ा कर दो, मोटा कर दो, पतला कर दो, कुछ भी कर दो, रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगी। रेसिस्टिविटी तब बदलेगी जब तुम टेम्परेचर बदल दोगे और कॉपर के जगह पे तुम किसी और मटेरियल का वायर ले आओगे, तब जाके उसकी रेसिस्टिविटी बदल जाएगी। चलिए देखो क्या लिखा है, रेसिस्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो मटेरियल बदल दोगे तभी रेसिस्टिविटी बदलेगा, टेम्परेचर बदलोगे तभी रेसिस्टिविटी बदलेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर के बदलने से रेसिस्टिविटी बदल जाती है। अभी तक मैंने आपको 2 बातें समझा दी है, अभी तक कितनी बातें समझा दी है, 2 बातें, कि भैया रेसिस्टेंस एल और ए बदलने से बदल जाएगा और ये बदलने से भी बदल जाएगा, ठीक है। अब देखो टी कैसे बदलेगा, देखो ये कंडक्टर है, कंडक्टर में तुमने क्या कर दिया, आग लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा, आग लगा दी तुमने, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दिया, आग लगा दिया, तुमने कंडक्टर में आग लगा दिया। तो आग लगाओगे तो क्या होगा, पहले ये जो एटम थे
वो स्टेशनरी थे। तुमने आग लगा के क्या कर दिया, एटम को रेंडमली मूव करवा दिया, ठीक है। मान लो मुसल्लमपुर की गलियों में तुम जा रहे थे, तुमको थोड़ी बहुत धक्का मुक्की मिल रही थी, लेकिन अगर कोई जाके कह दे कि बम है, अगर कोई जाके कह दे कि मार्केट में बम है, तो सोचो तुमको ज्यादा रेसिस्टेंस मिलेगा या कम रेसिस्टेंस मिलेगा, ज्यादा धक्का मिलेगा कम धक्का मिलेगा, बहुत ज्यादा धक्का मिल जाएगा भैया। उसी तरह अगर आग लगा दोगे तो एटम उछलना शुरू कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन को चलना मुश्किल हो जाएगा भैया, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा टकराना शुरू कर देगा और ज्यादा टकराना शुरू कर देगा। तो देख रहे हो इलेक्ट्रॉन को क्या ज्यादा 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 रेसिस्टेंस फील होगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये कंडक्टर की बात है, ये कंडक्टर की बात है, ये कंडक्टर की बात है। लेकिन अगर इसके जगह पे सेमीकंडक्टर होता है ना, तो कहानी कुछ और होती। सेमीकंडक्टर के केस में कहानी कुछ और होती है, ये भी बात सुन लो। अगर ये सेमीकंडक्टर होता, ये जो चेंज कर दे डायग्राम से, ये सेमीकंडक्टर होता, ठीक है। अगर ये सेमीकंडक्टर होता, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर होता तो क्या होता, ठीक है। अगर आप इसमें आग लगाते तो क्या होता पता है, जो एटम्स थे ना, जो एटम्स थे, ठीक है, एटम्स थे, वो एटम, जो एटम है ना, जो एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं भी कर रहा था, उसको भी एनर्जी मिल जाएगी, और वो भी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देंगे और कुछ नए फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कुछ नए होल्स बनेंगे। और जैसे कुछ नए फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कुछ नए होल्स बनेंगे टेम्परेचर के राइज करने से, टेम्परेचर के बढ़ने से, तो रेसिस्टेंस क्या होगा बेटा, घट जाएगा ना। क्योंकि नए इलेक्ट्रॉन्स और नए होल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो सेमीकंडक्टर केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटता है, लेकिन कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अच्छा देखो भैया, आर बराबर क्या था, रो एल बाई ए, तो यहां से रो बराबर क्या होगा, आर ए बाई एल होगा ना। तो देखो ये जो रो है ना, ये जो रो है ये कांस्टेंट है, इस पे डिपेंड नहीं करता, इस पे डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि जिस रेशियो में तुम लंबाई बदलोगे उसी रेशियो में एरिया बदल जाएगा। सोचने वाली बात है। तुम अगर लंबाई दुगुना करोगे एरिया आधा हो जाएगा। लंबाई तुम दो गुना कर दिए, लंबाई क्या कर दिए, दो गुना कर दिए, एरिया आधा हो गया। अब एरिया हो गया ए बाई टू, क्या हो गया, ए बाई टू। समझ रहे हो तुम। तो अगर 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 भैया ऐसा है ना, अगर ऐसा है रो एल बाई ए, अगर तुमने लंबाई क्या कर दिया, दो गुना कर दिया, देखना जिस रेशियो में तुम लंबाई बदल रहे हो, चर्चा हमारे थोड़ा डिटेल में चल गया लेकिन चीजें क्लियर है। आर लंबाई हो गया 2l, तो एरिया क्या हो गया ए बाई टू। फिर से 2 कट गया ना, 2 कट गया ना, गलत तो नहीं काट दिया ना जी, गलत नहीं काट दिए। मतलब कहना यही चाह रहा हूं कि अगर भैया अगर आपने लंबाई बदली तो एरिया भी बदल जाएगा सेम रेशियो में। समझने की कोशिश करिए। तो हम यहां कह रहे हैं कि रो बराबर आर ए बाई एल, ऐसा है, हम ऐसे गलती कर दिए थे भैया, सॉरी। रो बराबर क्या होगा, ये आर बराबर क्या था, रो ले, यहां से रो एल बराबर क्या होगा, आर ए बाई एल। तो रो बराबर क्या होगा, आर ए बाई एल होगा। लंबाई आपने दुगनी कर दी तो ये क्या हो जाएगा, ये आधी हो जाएगी ना, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे आप, ठीक है। तो अगर ये कैंसिल हो गया तो इससे ये समझ में आ रहा है कि भैया ऐसा है कि फिर से एरिया और लंबाई का जो रेशियो है वो कांस्टेंट हो गया। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो गया फिर से बढ़ाने के बाद भी। मतलब लंबाई बदलने से एरिया भी चेंज हो जाएगा, दोनों सेम रेशियो में चेंज होगा। अगर अलग अलग रेशियो में चेंज होता तो सोचने वाली बात थी कि रो बदल जाता। इसलिए रो जो है ना रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही है, ये दोनों पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो आर जो ये जो रो है ना वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, आर कब ये रो कब बदलेगा, रो कब बदलेगा, जब टेम्परेचर बदलोगे तब बदलेगा, ठीक है। या फिर नेचर मटेरियल ही बदल दो, तुम मटेरियल ही बदल दो। जैसे मान लो देखो यहाँ कोई कंडक्टर है और कोई इंसुलेटर है, तो कंडक्टर का जो ये जो रो है रेसिस्टिविटी हमने कहा रो 1 और इसकी रेसिस्टिविटी क्या है रो 2। मान लो कोई लकड़ी और ये कॉपर है, सोचने वाली बात है किसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी, कंडक्टर की या इंसुलेटर की। इंसुलेटर के अंदर इतनी रोकने की ताकत होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को चलने ही नहीं देगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं रो 2 बड़ा है, रो 1 क्या है, कम है। चलिए आगे, ये देखो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी क्या है, एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ही तो है, और यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। निकालूं क्या, निकालूं क्या, आर ए बाई एल, ओम मीटर स्क्वायर, और ये मीटर आ गया ना ओम मीटर। चलिए अब कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन है। एनालिटिकल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए।
कि कुछ एनालाइज वाइज क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कोई बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं ना कि हम कंडक्टर के लंबाई के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, मेल्ट कर देते हैं, पिघला देते हैं, तीर देते हैं, खींच देते हैं, है कि नहीं, कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो हमारे पास देखो स्ट्रेच किया गया, देखो क्या किया गया, स्ट्रेच स्ट्रेच, और कितना 2 गुना कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया। हमारे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की ये लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, रेसिस्टिविटी रो है, यानी नेचर ऑफ द मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है। नेचर ऑफ द मटेरियल को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिस्टिविटी से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से आर बराबर क्या होगा बेटा, आप जानते हैं फार्मूला, भोले आर बराबर रो ले, ये फार्मूला बना, ठीक है। अब इसको खींचकर हम क्या कर देते, बढ़ा देते हैं। तो अगर हमने इसको खींचा है ना, इसी वायर को हमने खींच दिया, खींचने के बाद लंबाई एल से हमने क्या कर दी, 12 कर दी। तो लंबाई अगर एल से 12 कर दी तो जितना बड़ा एरिया था उसको जब खींचोगे तो एरिया छोटा हो जाएगा ना, तो एरिया क्या हो गया, a/2 हो गया, सेम रेशियो में बदलेगा। अभी भी रेसिस्टिविटी इसकी रो है, इसकी भी रेसिस्टिविटी क्या है, रो है। अच्छा आपने लंबाई बदल दिया है तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो जो नया रेसिस्टेंस है ना वो क्या होगा, आर डैश। तो आर डैश बराबर क्या होगा, रो, तो रो ही है। एल क्या होगा बेटा 12, और एरिया क्या होगा a/2, a/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं भैया, ऐसा है इसको ऊपर भेज देते हैं। यहां से ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, आर डैश बराबर रो 2 2 जा 4, 4l/a। तो यहां ऐसे लिख देते हैं, आर डैश बराबर 4 रो l/a। अच्छा रो l/a बराबर क्या, आर दिया है ना, तो आर बराबर क्या होगा, आर डैश बराबर क्या होगा 4, और ये पूरा का पूरा आर हो जाएगा 4r। क्या सीखा कि अगर लंबाई दुगुना करते हैं रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। अच्छा लंबाई 3 गुना कर दे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता, 9 गुना हो जाता। अगर लंबाई 4 गुना कर दे तो रेजिस्टेंस 16 गुना हो जाता है। देख रहे हो तुम, स्क्वायर में बढ़ रहा है, स्क्वायर में, यानी अगर आप लंबाई 12 करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 गुना हो गया ना। लंबाई बढ़ाओ दुगना, रेजिस्टेंस होगा 4 गुना। 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4 है ना, क्या हो गया 2 का 4। टिकट ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं आप। अगर आपने क्या कर दिया, लंबाई दुगनी कर दी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। हम इसका फॉर्मूला भी देंगे, अभी जस्ट देंगे, ठीक है। देखिए फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो हो गया उसका, देख सुनिएगा। तो अभी हमने क्या बताया कि अगर लंबाई को दुगुना कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, 4 गुना। तो अगर दुगुना के तो 2 का 4 हो गया। अब बताता हूं 2 का 4, 2 का 4 है कि नहीं। लंबाई दुगुना कर दो तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, 4 गुना। लंबाई अगर 3 गुना कर दे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 9 गुना। समझ रहे हो, स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा अगर लंबाई 4 गुना कर दे तो 16 गुना। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर किसी तार की लंबाई है ना L2 n टाइम्स हो गया, यानी n गुना कर दी, तो रेसिस्टेंस क्या होगा बेटा, जो नया रेसिस्टेंस होगा ना वो क्या होगा, n स्क्वायर टाइम्स होगा पुराने रेसिस्टेंस का, ठीक है। यानी कि R2 क्या होगा, n स्क्वायर टाइम्स R1। अब ये बात तुमको हम प्रूव करके दिखा देते हैं, कैसे देखो, कैसे देखो। R बराबर क्या होता है, रोले, R बराबर रोले। हम इसमें क्या करते हैं, L और L से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, कोई आपत्ति नहीं है मल्टीप्लाई डिवाइड करने में। जरा देखना R बराबर क्या होगा,
ये हो जाएगा रो एल स्क्वायर, और ये एरिया इंटू लंबाई क्या होता है, एरिया इंटू लंबाई होता है वॉल्यूम, एरिया इंटू लंबाई क्या होता है वॉल्यूम। याद आया कुछ, बताया था ना, कंडक्टर है हमारे पास, देखो भैया कंडक्टर है हमारे पास, ये एरिया है और ये इसकी लंबाई है, तो एरिया को लंबाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वॉल्यूम, क्या आएगा वॉल्यूम। L इंटू बी इंटू एच होता है क्या, तो L इंटू बी एरिया होगा, और ये जो हाइट है वो L के बराबर है, तो यहाँ क्या लिखोगे एरिया इंटू लंबाई बराबर वॉल्यूम। ठीक है, तो एरिया इंटू लंबाई वॉल्यूम। अच्छा देखो ध्यान से, जिस रेशियो में तुम लंबाई बदले उसी रेशियो में एरिया बदल गया, मतलब तुम लंबाई को कर दिए क्या, लंबाई को कर दिए 2 गुना, एरिया हो गया आधा गुना, 2 से 2 काट दो, फिर से ए इंटू एल ही हो गया क्या, मतलब तुम देख रहे हो वॉल्यूम नहीं बदल रहा है, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट। ये बात अपने को क्लियरली समझ में आ गया, तो देखना बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट, रो कांस्टेंट। तो याद करो फिजिक्स का क्या रूल है, कांस्टेंट को हटाना है, प्रोपोर्शनलिटी को लाना है, तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया एल स्क्वायर, हुआ कि नहीं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया एल स्क्वायर। अगर आप रेजिस्टेंस लंबाई 2 गुना करेंगे तो रेजिस्टेंस उसके स्क्वायर टाइम्स बदलेगा, स्क्वायर टाइम्स, समझ रहे हैं आप, स्क्वायर टाइम्स बदलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो एक और एनालिटिकल केस, इस केस में हम एरिया बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं एरिया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर की लंबाई L है, एरिया ये है, रेसिस्टिविटी ये है, तो भैया बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा बोले R बराबर रोले। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना, हम इसको कर रहे हैं, ये हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा ध्यान से देखो, हम इसको क्या कर रहे हैं, इसके एरिया को कम करना चाहते हैं। जैसे एरिया कम करेंगे ना, एरिया कम करेंगे तो लंबाई भाग जाएगी, जितना एरिया कम करेंगे उतनी लंबी होगी। मान लो कोई मोटी सी चीज है, तुम उसको पतला करना चाहते हो, मोटी सी चीज को क्या करना चाहते हो पतला, ठीक है, और वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, ये तो जानते हैं आप। तो जितना तुम एरिया कम करोगे उतनी लंबाई भागेगी। अगर एरिया तुम आधा कर देते हो तो लंबाई 2 गुनी हो जाएगी, समझ रहे हो तुम, तो एरिया कम करोगे तो लंबाई भाग जाएगी, समझ गया ना। तो एरिया हमने कर दिया, पहले एरिया क्या था ए था, हमने बाद में क्या कर दिया a/2, तो लंबाई कितनी हो गई दुगनी हो गई, दुगनी हो गई। तो बेटा इस केस में जो नया रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा R डैश, रो तो रो है, L कितना होगा 2L, और 2L, एरिया कितना होगा बेटा, एरिया कितना होगा बताइए फटाफट, एरिया कितना होगा a/2 होगा, तो लंबाई दुगनी हो गई, एरिया ये, तो R डैश बराबर क्या होगा, R डैश बराबर ले जाओ ऊपर भैया, ले जाओ ऊपर, तो ये ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ, ये हो जाएगा ऐसे 2 दूना 4, तो रो 4 तो पहले लिख लेते हैं, फिर रो L ए, रो L बाई ए किसके बराबर है, तो 4R। देख रहे हो जो नया रेसिस्टेंस है वो पुराने रेसिस्टेंस का क्या हो गया 4 गुना हो गया, क्या हो गया 4 गुना। तो एरिया आपने आधा किया, हाफ किया, एरिया आपने आधा किया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया 4 गुना, आधा किया तो क्या हो गया 4 गुना। क्या समझ में आता है, देखो हम कह रहे R बराबर क्या है रो L बाई ए है, हम दोनों तरफ एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे एरिया से, ठीक है, एरिया से मल्टीप्लाई कर देते, कोई दिक्कत नहीं। R बराबर क्या होगा रो L बाई ए, क्या होता है वॉल्यूम, L इंटू ए वॉल्यूम, और एरिया इंटू एरिया क्या होगा एरिया का स्क्वायर। वॉल्यूम कांस्टेंट होती, ये भी क्या होती कांस्टेंट होती, ये दोनों कांस्टेंट होती, तो ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती, तो R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अगर एरिया आपने आधा किया ना तो इसके स्क्वायर टाइम्स क्या होगा रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर ये घटेगा तो ये क्या होगा बढ़ेगा। कहते हैं कि आय हो दादा ई का होता, एगो घटता तो एगो बढ़ता, जखने ही घटी जौने ही घटी तौने बढ़ी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मीनिंग होता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हम एरिया को घटाएंगे ए टाइम तो रेसिस्टेंस ए स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है, और a/2 टाइम्स आपने घटाया है तो देखो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a/2 टाइम्स आपने घटाया है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा ना, रेजिस्टेंस स्क्वायर होगा ना, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा a स्क्वायर बाई 4, 4 कहां चला गया ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 बाई ए स्क्वायर। आपने क्या देखा कि पहले रेसिस्टेंस कितना था ए स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन आपने a/2 किया तो ये क्या हो गया 4 गुना हुआ कि नहीं, रेजिस्टेंस क्या हो गया 4 गुना बढ़ गया।
क्या हो गया, रेसिस्टेंस 4 गुना बढ़ गया। घटाओगे तो बढ़ेगा, उसमें बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, इसमें घटाओगे तो बढ़ेगा, ठीक है। इसमें बढ़ाओगे तो घटेगा, उल्टा है ना, याद करो, स्क्वायर टाइम्स ही बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक रहने दीजिए, यहां तक रहने दीजिए भैया। ये देखो, ये तो डायरेक्ट सवाल दिया है, क्या दिया है, कह रहा है एक रेसिस्टेंस है जिसका वायर एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, और इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड n टाइम्स, देन n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल एंड देन द न्यू रेजिस्टेंस विल बी, n गुना बढ़ा दिया गया है, लंबाई को l गुना बढ़ा दिया गया है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, n स्क्वायर टाइम्स। ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन मैच कर गया। देखो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, L स्क्वायर है क्या, L स्क्वायर है क्या। तो जो नया आपने लंबाई को क्या कर दिया, n टाइम्स कर दिया है, तो यहां से जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, n टाइम्स L का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ L स्क्वायर की जगह पे तो पता ही है रेजिस्टेंस होगा तो n स्क्वायर R, तो जो नया वाला रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा। हम इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट तरीका, शॉर्ट मेथड है, ये हो गया आपका आंसर, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। ये ट्राई करके आना भाई, तुम्हारे लिए स्क्वायर वाला है जो भी है, वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यू दिया है, बना के लाना HWA, इसे बना हुआ है, ये भी बना के लाना, ये भी बना के लाना, ठीक है। यहाँ से मैं अपन आगे अपन एक्सप्लेन करेंगे माइक्रो एनालिसिस से, यहाँ तक बना के लाइएगा। माइक्रो एनालिसिस कल पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो एनालिसिस।